अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 12 सही है। मैं रीसेंट पेपर्स आप लोगों को सारे करवा रहा हूँ 2024 वाले, इसमें नहीं है, यहाँ पे 2023 तक के। तो 2023 22 वगैरह आप लोग खुद अटेम्प्ट करो, खुद प्रैक्टिस करो। जो एमसीक्यू में इशू आ रहा है वो मैंने यूट्यूब पर डाले हुए 23 वाले, ड्राइव पे भी है, यूट्यूब पे भी है। जिनमें इशू आ रहा है वहां से देखो, अगर वहां से भी समझ ना आए तो मुझे फिर पिक्चर उसकी खींच के भेज देना। हाँ वो सारे मैंने यूट्यूब पर डाले हुए 2023 के पेपर। तो अब यहाँ पे देखिएगा भाई, कहता है कि वालेकुम अस्सलाम, which economic question is least likely to arise as a result of scarcity? What to produce, how to produce, for whom it to be produced? When will be produced? ये तीन आपके होते हैं, यस यस और यस, ये आंसर इज डी। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये देखो पीपीसी को, द डायग्राम शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर टू गुड्स, which points show the greatest opportunity cost of producing one more unit of good X? देखो, कहता है कि भाई मुझे ये बता दो कि गुड एक्स बनाने का हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किधर आती है। इसका वैसे तो आंसर मैं बताता हूँ क्या है, लेकिन जनरली जरा समझो सारे ऑप्शंस को, तो भाई सारे ऑप्शन बताने होते हैं ना, कि जो आरएस जो गलत है वो भी बताना होता है। देखो बेटा, अगर आप डी पे ऑपरेट करते हो ना, अगर आप डी पे ऑपरेट करते हैं तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी नहीं। वजह ये है कि लेट से अगर मैं यहां भी आ गया ना, तो देखो दोनों बढ़ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि एक बढ़े तो दूसरा कम हो, सही है। तो डी तो आपका वैसे ही गलत है, क्योंकि एक्चुअल पॉइंट पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा मूवमेंट पे आती है, पहली बात ये समझ लो। आंसर एबीसी में से एक है, कहता है ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स। अगर गुड एक्स की बात चल रही है तो गुड एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? गुड वाई होगा, गुड वाई होगा। गुड एक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गुड वाई। कहता है कि सबसे ज्यादा गुड वाई कहां पे सेक्रीफाइस कर रहा हूं? सबसे ज्यादा बेटा गुड वाई किधर सेक्रीफाइस हो रहा है आपका? सी पे सेक्रीफाइस हो रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा? नहीं होगा, बबल शीट मिलेगी ना, लेकिन आप वर्किंग कर सकते हो इसके ऊपर, तो वर्किंग करना। हाँ हाँ। अ पीरियड ऑफ बैड वेदर लीड्स टू फेलियर ऑफ राइस क्रॉप, तो यानी कि चावलों की सप्लाई क्या हो जानी चाहिए मार्केट में? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मार्केट प्राइस फॉर राइस? बेटा ये देखो जरा, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये मामला चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास चावलों की सप्लाई गिरती है तो प्राइसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्राइसेस कहाँ पे बढ़ रही हैं? अच्छा चलो, प्राइस तो बढ़ रही है, शॉर्टेज सरप्लस को भी देख लेते हैं। अगर सप्लाई कम हो रही है तो मार्केट में माल शॉर्ट हो गया ना, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो शॉर्टेज एंड राइज इन प्राइस। द डायग्राम शोज चेंज इन डिमांड कर्व फॉर कॉफी। डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही। तो देखो जरा, व्हाट वुड कॉज डिमांड कर्व फॉर कॉफी टू शिफ्ट टू राइट? अ गुड हार्वेस्ट ऑफ कॉफी। बेटा अगर गुड हार्वेस्ट है तो उससे किस पे इफेक्ट आना चाहिए? सप्लाई। सही है, डिमांड पे इफेक्ट नहीं है। राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ड्रिंक्स। बेटा चाय महंगी होगी तो कॉफी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? चाय महंगी होगी, चाय की प्राइस बढ़ गई, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी? क्योंकि लोग चाय छोड़ के किधर चले जाएंगे? कॉफी पे। करेक्ट आंसर हो सकता है अ राइज इन द वेजेस ऑफ कॉफी वर्कर्स। बेटा इससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। अ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर टी। गधे, कर्व किसका है? कॉफी का। मैं लिप्टन के लिए एडवर्टाइजिंग करूंगा तो नेस्कैफे की डिमांड बढ़ेगी क्या? आंसर क्या बनेगा बेटा? द टेबल शोज द सप्लाई फॉर अ प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइस लेवल। सही है, आपके पास डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर सप्लाई गिवन है। इफ द प्राइस चेंजेस फ्रॉम 12 टू 14, व्हाट विल बी द चेंज इन सप्लाई? देखो जरा, सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 40 यूनिट्स एंड दे विल बी मूवमेंट डाउन। देखो जरा समझना, डाउन एंड अबव वगैरह के अंदर क्या सीन होता है। पहली बात उसने बोला कि सप्लाई 40 यूनिट से गिर जाएगी। क्या प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है कम होती है? यहाँ पे वो क्या कह रहा है?
नहीं, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, कम हो जाएगी। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, हालांकि सप्लाई क्या होती है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं। सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 200 यूनिट, वापस से गधों वाली बात कर रहा है, कह रहा है इस बार 200 से गिर जाएगा। सप्लाई विल एक्सटेंड बाय 40 यूनिट्स एंड मूवमेंट अप अलोंग द सप्लाई कर्व। अप का मतलब क्या है कि ये सप्लाई कर्व है, ये चल रही थी पहले, और अप का मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब नीचे 160 से 200 जा रहा है ना, बढ़ रहा है ना, हाँ तो 40 से बढ़ रहा है, तो वही तो लिखा हुआ है। वो देखा उसमें पॉइंट बढ़ रही है सप्लाई भी, और ठीक है, और मूवमेंट अपवर्ड सप्लाई कर्व, तो आंसर क्या बनेगा इसका। अब यहाँ पे देखो एक्सटेंड बाय 200, बेटा ये टोटल सप्लाई है, ये इंडिविजुअल प्राइस की सप्लाई नहीं है, टोटल सप्लाई चल रही है आपके पास। ठीक है, तो 200 से नहीं बढ़ा, 40 से एक्सटेंड कर, प्राइस की अच्छा और शिफ्ट नॉन नॉन प्राइस फैक्टर्स की। प्राइस नहीं नहीं नहीं, सीधे सीधे एमसीक्यू। कहता है जी आप पॉइंट एक्स पे बैठे हुए हैं, which changes would move equilibrium in the diagram from point x to point z। पॉइंट z पे आपने जाना है, यानी कि देखो अगर मैं सिंपली यहाँ पे एक बात बताऊं, हमने जब z पे जाना होगा ना, हमारी सप्लाई कम होनी चाहिए और हमारी डिमांड बढ़नी चाहिए। सप्लाई हमारी कम होनी चाहिए और डिमांड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कहाँ पे हो रहा है ये चीज भाई, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन, आंसर क्या बन जाएगा। प्राइस फैक्टर की वजह से एक्सपेंशन नहीं कर सकते, कैसे करोगे, पॉइंट ऊपर है इसका। कैसे करोगे नॉन प्राइस से, वो प्राइस नहीं कर सकते ना। 8 पे आइएगा, कहता है जी अगर आपकी प्राइस $8 से $10 हो जाती है और आपकी डिमांड 1000 से 500 चली जाती है, आपकी पीईडी क्या होगी। तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालो सबसे पहले तो, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट से फॉल हो रही है, 50%, -50%, सही है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लें, कम है 20%। नहीं है, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय, बेटा 2/8 कितना होता है, करो जरा, 25%, कितना आया। इलास्टिक है ग्रेटर तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्या आंसर आ रहा है भाई 8 का, ये आ रहा है 2, तो इट इज ग्रेटर देन 1। आंसर क्या बन जाएगा, ए, सही है। अ गवर्नमेंट इंटेंड्स टू बिल्ड, सही है कैलकुलेशन, a government intends to build a new international airport in an area of outstanding national beauty। कहता है जी हम लोग एक ऐसी जगह पे एयरपोर्ट बना रहे हैं जहां पे एक नेशनल ब्यूटी हमारे पास है। What would be an external cost of this decision। अब देखो समझो इस चीज को, एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब क्या है, थर्ड पार्टी कॉस्ट। ऑप्शन देखो पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये होती है बेटा प्राइवेट कॉस्ट, ये क्या है, प्राइवेट कॉस्ट, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। द इंजॉयमेंट लॉस्ट बाय दोज अनएबल टू यूज कंट्री साइड, यानी कि वो लोग जो कंट्री साइड आके थोड़ा आराम करते थे, अब एयरपोर्ट की वजह से नहीं आ पाएंगे, तो थर्ड पार्टी आ गया यहाँ पे, सही है। इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर लोकल बिजनेसेस, ये है बेटा आपके लोकल बिजनेस का प्राइवेट बेनिफिट। वेजेस पेड टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये वेजेस यानी कि लेबर का प्राइवेट बेनिफिट है, सोसाइटी के लिए तो एक्सटर्नल, तो सोसाइटी के लिए एक्सटर्नल बेनिफिट आ गया और वर्कर के लिए प्राइवेट बेनिफिट आ गया, कॉस्ट नहीं है लेकिन, तो आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, बड़े आसान एमसीक्यूज आते हैं यार वो लेवल में, टेंशन नहीं लेना एग्जाम में। व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, अटेम्प्ट्स टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं प्राइसेस को अचीव करने के लिए, चलो पॉसिबल आंसर है, आगे आओ। इश्यू क्रेडिट कार्ड, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है कि मिजान बैंक करता है। प्रोवाइड्स लोन टू प्रोड्यूसर, ये भी मिजान बैंक करता है। सेविंग अकाउंट, ये भी कौन करता है, आंसर क्या हो जाएगा। हाउ वुड अ चेंज इन डिमांड फॉर लेबर अफेक्ट द लेबर मार्केट इन एन ऑक्यूपेशन। कहता है कि यार हमारे पास डिमांड जिस तरह चेंज हो रही है, किस तरह हमारी डिमांड चेंज हो कि वो हमारे पास लेबर मार्केट को अफेक्ट कर दे। अब यहां पे जरा देखना,
चेंजेस इन डिमांड फॉर लेबर, चेंजेस इन इक्विलिब्रियम वेज और चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड। ऑप्शंस को देखो भाई, सबसे पहले ये बेसिक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे वेज आ गई, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, सही है। ये सप्लाई ऑफ लेबर है, ये डिमांड ऑफ लेबर है, ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ रही है और ये इक्विलिब्रियम वेजेस आ रही है। कितना टाइम लगा एक सवाल? एक सवाल में हमें लगाना है 1.5 मिनट। तो ये ग्राफ का आप जिसको हाँ तो बाकी सब तो आधे आधे मिनट में भी हो रहे हैं। पढ़ो, पहला कहता है डिक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड आपकी गिरती है तो आपकी वेजेस भी गिरती हैं। यहां तक बात तो करेक्ट है, सही। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं इसको। अगर डिमांड आपकी गिरती है तो आपकी वेजेस भी गिरती हैं, यहां तक बात करेक्ट है। लेकिन क्या लिखा हुआ है, सप्लाई एक्सटेंड हो रही है। सप्लाई बेटा एक्सटेंड नहीं हो रही, सप्लाई आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो ये आंसर आ गया। मिनिमम वेज वाला भी नहीं कहता है डिक्रीज इन डिमांड, वापस से डिक्रीज इन डिमांड, लेकिन वेजेस क्या हो रही है, कम होती है। कम हो रही है। और ऑप्शन क्या कह रहा है, इंक्रीज। ये भी गलत हो गया। डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से वेजेस क्या हो रही हैं, बढ़ रही है। लेकिन ये क्या कह रहा है, होगा गलत। आंसर क्या बचा कि आपकी डिमांड बढ़ रही है जिससे आपकी वेजेस भी बढ़ रही हैं और आपकी सप्लाई एक्सटेंड हो रही है। ग्राफ से समझ में आ रहा है, मैंने ग्राफ अगर आप इस तरह अपने दिमाग में वो इंजीनियर बन जाओगे तो मसला होगा ना। डायग्राम बना के चीजों को समझोगे तो आसानी से हो जाएगा आंसर। अरे मेरे 5 यही वाला सवाल गलत होगा, 25 आएगा 26। आप ये कर चुके हो एग्जाम पहले, तभी इतना तेज तेज आंसर दे रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा एग्जाम दिया स्कूल वाला को। A fast food multinational bought a food ordering website। भाई फास्ट फूड मल्टीनेशनल ने उसने एक वेबसाइट खरीद ली है, सही है। इन ऑर्डर टू अलाउ द मल्टीनेशनल कस्टमर टू डाउनलोड मेन्यूज एंड मेक एडवांस पेमेंट। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस मर्जर। फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट ने एक रिटेलर को टेक ओवर कर लिया। ऐसा समझ लो केएफसी ने फूड पांडा को खरीद लिया। तो ये क्या होता है, केएफसी सेकेंडरी में बैठा हुआ है, फूड पांडा टर्शरी में बैठा हुआ है। सेकेंडरी जब टर्शरी पे जाता है तो क्या कहलाया जाता है, समझे बात को। मैंने सही किया था पर मैं समझा सकते हैं और गाड़ी वाली एग्जांपल मैंने आपके उसको सब टायर सुन ले। होता है वर्टिकल हो गया। देखो एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सेम इंडस्ट्री सेम स्केल ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेम स्केल ऑफ प्रोडक्शन। कैसे, होंडा ने टोयोटा को टेक ओवर कर लिया, अगर आप गाड़ी बनाए मैं आपको एग्जांपल बता दूं। ठीक है। होंडा ने टोयोटा को खरीद लिया, दोनों सेकेंडरी पे, दोनों गाड़ी बनाते हैं, दोनों का काम सेम। टोयोटा ने होंडा को ले लिया यार, चलो। आप 2 टायर एक ये गेम होता है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री सेम होती है, इंडस्ट्री आपकी सेम है, बट या तो आप एक स्टेप आगे आओगे या तो आप एक स्टेप, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये होंडा खड़ा हुआ है सेकेंडरी में, ठीक है। होंडा सेकेंडरी पे खड़ा हुआ है, होंडा ने एक शोरूम खरीद लिया। भाई शोरूम किधर ऑपरेट कर रहा होता है, टर्शरी पे। शोरूम कहाँ होता है, टर्शरी पे। इंडस्ट्री सेम है बेटा, शोरूम पे गाय भैंसे तो नहीं बेच रहा, वो गाड़ियां ही बेच रहा है ना। आप एक स्टेप आगे आ गए, मैन्युफैक्चरिंग वाले बंदे ने सर्विस वाले को खरीद लिया, इसे क्या कहते हैं, फॉरवर्ड वर्टिकल, एक स्टेप आगे आना। होंडा ने एमआरएफ को खरीद लिया जो टायर बनाता है। टायर होंडा के लिए क्या है, रॉ मटेरियल। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास प्राइमरी के अंदर। इंडस्ट्री सेम है, अब बेटा रक्शे का टायर तो नहीं बना रहा ना, गाड़ी का टायर बना रहा है। इंडस्ट्री सेम है बट होंडा एक स्टेप क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है, इसे कहते हैं बैकवर्ड वर्टिकल। कॉन्ग्लोमेरेट क्या है, होंडा ने केएफसी को खरीद लिया, डिफरेंट इंडस्ट्री, सही है। डायग्राम शोज एवरेज कॉस्ट कर्व। व्हाट वुड कॉज द शिफ्ट फ्रॉम ATC1 टू ATC2। आपकी एवरेज कॉस्ट देखो बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास एवरेज कॉस्ट में शिफ्ट आता है ना, वो क्या होता है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज या फिर एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज उसके, सही है। मैं आपको अब इसका फर्क बताता हूँ। अब देखो शिफ्ट नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब नीचे आएगा। क्योंकि देखो कॉस्ट तुम्हारी क्या हो गई है, यहाँ पे कम हो गई है। यहाँ पे अगर लेट से कॉस्ट 100 रुपए थी तो यहाँ पे कितनी हो गई,
80। मैंने आपसे पूछा था 80, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज कैसे बनता है, Price जरा बढ़ इसकी जाए। पिक्चर ले लेना। प्राइस बढ़ जाए। हाँ, इसकी कॉस्ट आ गई, यहाँ पे आ गया आउटपुट। एवरेज कॉस्ट है तो एक्सटर्नल है, हम्म अगर प्राइस कम हो नहीं 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 नहीं, अगर शिफ्ट आए तो एक्सटर्नल है, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में शिफ्ट। तो देखो जरा, ये आपके पास आ रही है एवरेज टोटल कॉस्ट। डिस इकोनॉमी जो होती है ना बेटा, उसका कॉस्ट कर्व ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर की तरफ क्यों जाता है, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा। वैसे वैसे कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इतना है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर तो ये इंटरनल है, इंटरनल है तो यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। सही है, बना के छोड़ देगा, मतलब हाँ एक ही बनाएगा प्राइस। हाँ हाँ, बस बस, प्राइस नहीं कॉस्ट, कॉस्ट वही ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन बना देता है। लेकिन अगर ये होता डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में पता है क्या होता, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर जो होता है ना, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट मारता है ऐसे, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट मारता है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बता रहा हूं, जरा समझना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होती है ना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वो इन दोनों को प्लस करके बनती है। ये आप लोग अब A2 में पढ़ो, करके डिवाइड कर दो। नहीं नहीं, सिंपल प्लस करके। किस तरह बनता है प्लस करके, ये देखो जरा, इधर आ गई कॉस्ट, यहां पे आ गया आपके पास आउटपुट। देखो पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल आता है, फिर क्या आता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है और फिर, तो बेटा ये किस तरह बनता है, ये पोर्शन आया इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, ये ऊपर हो गया। ये पोर्शन आया आपका डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल का। तो मैं इसको बोलता हूं प्यालों वाली डायग्राम। ये एक प्याला बन गया आपके पास, इसको हम लोग बोलते हैं प्यालों वाली डायग्राम। A2 में आप लोग पढ़ोगे इसको। तो देखो ये क्या बना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अब मेरी बात समझना, कौन सी वाली साइड, देखो यहां तक इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रहा है, और इसके बाद, मैथ्स में नहीं पढ़ा था बेंच पॉइंट वाला। सही है, RS यहां तक इकोनॉमीज आ रहा है क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है, और इसके बाद बेसिक इकोनॉमिक्स। अब मेरी बात सुनना, अगर तो सिर्फ इंटरनल इकोनॉमीज और इंटरनल डिसइकोनॉमीज है तो ये कर्व चेंज नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा, सेम रहेगा। अगर वो कहता है कि इंटरनल इकोनॉमी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया, अगर वो कहता है कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया, तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, तो बेटा एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से वो ऐसा नीचे की तरफ शिफ्ट मार देगा ऐसे। सही है, तो जब नीचे की तरफ शिफ्ट मारता है तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, एक्सटर्नल। सही है, जो कि यहां पे हो रहा था, सही है, इस डायग्राम में हो रहा था, ये वाली में। अगर वो कहता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपका जो कॉस्ट कर्व है वो बेटा ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये आ जाएगा LRAC 2, और ये क्या कहलाया जाएगा आपका, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कोई मसले वाली बात तो नहीं है, क्लियर है। ये वैसे इतना कभी भी टेस्ट नहीं होगा इतना डिटेल में, मैं बस आप लोगों को जनरली बता रहा हूं, ठीक है। अगर नीचे की तरफ शिफ्ट मारेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट मारेगा एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ऊपर की तरफ शिफ्ट मारेगा तो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। कोई मसला भाई, समझ गए, इसकी पिक्चर ले लो ताकि याद रहे, जल्दी से पिक्चर लो। थोड़ी, what is most likely to encourage capital intensive production methods in a low income country। कहता है कि भाई लो इनकम कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड किस तरह इनकरेज होगा, एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट कॉस्ट। भाई अगर तो कैपिटल एक्सपेंसिव हो गया और कंट्री वैसे ही गरीब है, कहां से कैपिटल लाएगी, ग्रांट्स फ्रॉम फ्रॉम फॉरेन एड प्रोग्राम्स। तो जिस तरह पाकिस्तान है, IMF से पैसा आता है भीख मांगते हैं, ठीक है, ये हो सकता है आंसर। यही है सर, वो शॉर्टेज वाला तो क्योंकि कैपिटल के लिए भी हाई शॉर्टेज चाहिए ना, हाई स्किल लेबर। सी को देखो, सप्लाईज ऑफ लोकल लो कॉस्ट लेबर। अगर लोकल लो कॉस्ट लेबर है तो मैं कैपिटल की तरफ क्यों जाऊंगा, सही है। अ शॉर्टेज ऑफ हाईली ट्रेन्ड सुपरवाइजर, तो जाहिर सी बात है अगर हाईली ट्रेन्ड सुपरवाइजर ही नहीं है तो मशीन को ऑपरेट कौन करेगा, नजर कौन रखेगा।
15 देखें, a firm's average revenue is 20, टोटल सेल कितनी है 1000. What are the firm's total revenue and price of the product? अबे इतना बकवास घटिया सवाल यहाँ पे पूछ रहा है भाई. टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा आपके पास? हाँ, मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा. सर ये हमने सॉल्व करने दे, फिर आप समझाएं इधर गलत. अगली बार कर लेंगे. A comparative industry becomes a monopoly. What is the most likely advantage for consumer? कंज्यूमर के बारे में पूछ रहा है भाई. मोनोपोली से कंज्यूमर को क्या फायदा है? कंज्यूमर चॉइस में इंक्रीज, गलत. इकोनॉमीज ऑफ स्केल से प्राइसेस क्या होंगी? मोर गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, नो. प्राइसेस में बी सेट बाय मार्केट फोर्सेस. व्हाट विल कॉज रियल जीडीपी टू राइज? What will cause real GDP to rise in a country? बेटा रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन. तो रियल जीडीपी बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, प्राइसेस एज सच नहीं बढ़नी चाहिए. तो ऑप्शंस को देखो. नॉमिनल जीडीपी राइजिंग एट अ फास्टर रेट देन एम्प्लॉयमेंट. कहता है कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो एम्प्लॉयमेंट के मुकाबले में ज्यादा से बढ़ा है. भाई ये तो कोई लिंक ही नहीं बना. हमने तो इन्फ्लेशन के हिसाब से देखना है कि नहीं. नॉमिनल जीडीपी राइजिंग फास्टर देन इन्फ्लेशन, यानी कि नॉमिनल जीडीपी आपका 5% से बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन आपकी 2% से बढ़ रही है. बेटा नॉमिनल होता है जिसमें प्राइस को एडजस्ट नहीं किया हुआ होता. सीधा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी होता है बस. ठीक है. हाँ, इन्फ्लेशन वो प्राइस इन्फ्लेशन एक ही बात को. नॉमिनल जीडीपी ज्यादा है, इन्फ्लेशन रेट कम है. 3% का आ गया. सही है. हाँ ऐसा ही. नॉमिनल जीडीपी राइजिंग फास्टर देन पॉपुलेशन, अगेन वही बकवास बात है भाई. हमने किससे देखना है? इन्फ्लेशन से. नॉमिनल जीडीपी राइजिंग, नो. आंसर क्या बन जाएगा इसका? बी बन जाएगा. आगे आइएगा. व्हाट इज मनी सप्लाई? टोटल क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व्स. क्या रिजर्व्स होते हैं? टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल विद इन द इकोनॉमी. पैसा कितना अवेलेबल है आपके पास. ठीक है. टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इशूड बाय सेंट्रल बैंक, नो. टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी विद इन कमर्शियल बैंक, नो. आंसर क्या बन जाएगा 18 का? Which macroeconomic policy is most likely to achieve economic growth and price stability at the same time? सारे ऑब्जेक्टिव साथ अचीव हो जाए. सारे ऑब्जेक्टिव साथ अचीव हो जाए. कौन सी होती है वो? बेस्ट कौन सी होती है? सप्लाई साइड पॉलिसी. सप्लाई साइड में ये प्राइस आ गई, ये जीडीपी आ गया आपके पास. बेटा अगर आपके पास सप्लाई बढ़ती है तो आपका जीडीपी क्या हो रहा है? और प्राइसेस भी क्या हो रही है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इट इज एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस ओवर द टाइम. ये इन्फ्लेशन होता है भाई. इंक्रीज इन द नेशंस आउटपुट ओवर टाइम, यस. इट इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ डिमांड ओवर टाइम, नो. इंक्रीज इन वेज इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओवर टाइम, नो. आंसर क्या बन जाएगा? इसमें वो सवाल है ही नहीं. ऐसे होते हैं कुछ लोग, दो सही होते हैं उसमें एक ज्यादा, दो चांसेस होते हैं. अबे वो हर इतना कॉमन नहीं होता, वो बहुत कम होता है. सारे एक ही वाले आ रहे हैं, बहुत कम चेक होते हैं. What causes cyclical unemployment in a recession? भाई cyclical unemployment कब आती है? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है. डिमांड ड्रिवन होती है. तो ए ऑप्शन कहता है अ परमानेंट डिक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर. देखो परमानेंट नहीं होता, परमानेंट नहीं होता तो ए और बी तो दोनों ही गलत हो गए. बात आती है टेम्पररी. टेम्पररी डिक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर या टेम्पररी डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर. बेटा एग्रीगेट डिमांड जब कम होती है तो उससे प्रोडक्शन पे क्या अफेक्ट आता है? प्रोडक्शन कम होगी तो किस पे अफेक्ट आएगा? डिमांड पे के सप्लाई पे? डिमांड ऑफ लेबर कम होती है जिससे मुल्क में क्या आती है? तो डिमांड ऑफ लेबर कम होनी चाहिए. आंसर क्या बन जाएगा? मैं डिमांड ड्राइव भी लिख के आया हूँ, इसलिए होगा. हाँ आइडेंटिफाई टू सिक्लिकल ना. डिमांड तो सिर्फ नाम लिखना था. मैं ये लिख रहा था, इसकी स्पेलिंग ही नहीं आ रही. 4 दफा मैंने. आपने क्या लिखा है? डिमांड ड्राइव और सीजनल और फ्रिक्शनल और डिमांड ड्राइव. डिमांड ड्राइव उसकी एक्सप्लेनेशन होती है भाई. इसकी वो नाम सिक्लिकल की तो सीजनल लिख देते, स्ट्रक्चरल लिख देते, फ्रिक्शनल लिख देते. इतने सारे भी तो हैं. मैंने पढ़ा था, लिखा था इसको ये भी बोलते हैं, तो मैंने ये लिख दिया. स्पेलिंग नहीं आ रही साइक्लिक.
चलो 22 पे आओ। देख देगा माँ। द टेबल शोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इन सेलेक्टेड ईयर्स। देखो यहाँ पे बजट से रिलेटेड पूछेगा आपसे, ठीक है। बजट क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू माइनस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ईयर 1 में देखो बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है, जितना पैसा आया उतना स्पेंड कर दिया। ईयर 2 में क्या चल रहा है? डेफिसिट कितने से? 200 से। ईयर 3 में कितने से डेफिसिट है? प्लस है। डेफिसिट 400 से। What might explain the changes in the government budget over the period? तो पहला ऑप्शन कहता है भाई a fall in dependency ratio। देखो अगर डिपेंडेंसी रेशो कम हो रहा होता ना, डिपेंडेंसी रेशो का मतलब क्या? एक तरीके से गवर्नमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो गवर्नमेंट दे रहा है, अगर ये फॉल हो रहा होता ना तो हमारा बजट सरप्लस में जा रहा हो। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती। समझे बात को? यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो रही है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपकी बढ़ रही है। बी कहता है अ फॉल इन एक्सचेंज रेट। बेटा एक्सचेंज रेट का बजट से कोई लेना देना नहीं होता। एन इंक्रीज इन सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पड़ेंगे और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो है वो आपका बढ़ेगा, लेकिन रियल जीडीपी नहीं बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा लेकिन देखो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से बेटा प्राइसेस भी तो बढ़ेंगी आपकी, तो रियल जीडीपी एज सच नहीं बढ़ेगा जी। तो दोनों वो Table shows changes in economic policies for 4 countries. Which country is most likely to be following a policy of preventing deflation? अब इतना कमीना है, ये चाहता तो यहाँ पे लिख सकता था एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इसने क्या लिखा? प्रिवेंटिंग डिफ्लेशन। कि जी डिफ्लेशन नहीं करना हमने, सही है। तो यानी कि कौन सी पॉलिसी लगा रहा होगा? देखो जरा क्या हो रहा है। मनी सप्लाई को क्या करूं? मैंने किस तरह रूल सिखाया था? मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? आंसर सी या डी में से एक है, ठीक है। आगे सुनो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करूं? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्या करूं? एक्सपेंशनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होता है? बढ़ जाता है। और टैक्सेशन भी बढ़ जाएगा। टैक्सेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएगा। स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो टैक्स बढ़ने से स्पेंडिंग ज्यादा होगी। नहीं वो उसमें सर फिस्कल पॉलिसी पता नहीं ऐसा होता था। तो टैक्स बढ़ने से स्पेंडिंग ज्यादा होती है, कम होती है। तो क्या करना चाहिए टैक्स को? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या करो और टैक्सेस, समझे बात को? तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? मनी सप्लाई भी तो एक्सपेंशनरी में आती है, सही है। ये मॉनेटरी हो गई और ये सर डिफ्लेशन कम का एक्सपेंशनरी हमें कैसे पता चला? डिफ्लेशन कम होगी तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंटिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कैसे आती है? डिमांड बढ़ जाएगी ज्यादा। डिफ्लेशन डिमांड बढ़ने से आती है। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आएगी। अबे वो इन्फ्लेशन होती है, डिफ्लेशन क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड कम होने से। तो डिफ्लेशन को अवॉइड करना है। कॉन्ट्रैक्शनरी लगेगी ना। समझ नहीं रहे हो आप सब? देखो सवाल नहीं समझना ना, यही तो गेम करता है एग्जामिनर। उसने बोला है प्रिवेंट डिफ्लेशन। प्रिवेंट का मतलब डिफ्लेशन से निकलना है बाहर। तो डिफ्लेशन कैसे आती है? डिमांड को बढ़ाना है। हाँ स्नेह, डिफ्लेशन आती कैसे है? कम होती है। तो बाहर कैसे निकलूंगा? अच्छा समझ गया बात को? Workers in Switzerland earn more on average than worker in Mexico. What is the likely cause of this? स्विट्जरलैंड के अंदर वर्कर ज्यादा पैसे कमाते हैं एज कम्पेयर टू मैक्सिको। क्या करना चाहिए भाई हमारे पास 24 में? अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन स्विट्जरलैंड वर्क पार्ट टाइम देन इन मैक्सिको। बेटा एक बात याद रखना, पार्ट टाइम वर्कर के पैसे हमेशा कम होते हैं एज कम्पेयर टू अ फुल टाइम वर्कर। वो कह रहा है कि स्विट्जरलैंड के लोग ज्यादा कमाते हैं एज कम्पेयर टू मैक्सिको, और ऑप्शन में कहता है कि स्विट्जरलैंड के वर्कर पार्ट टाइम काम कर रहे हैं और मैक्सिको के फुल टाइम करते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ही उलट हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना दोनों तरफ से। तो ये आंसर आपका एवरेज वर्कर इन स्विट्जरलैंड इज मोर प्रोडक्टिव देन एवरेज वर्कर इन मैक्सिको। ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। ज्यादा प्रोडक्टिव होगा तो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा पैसे लेगा। एवरेज वर्कर इन स्विट्जरलैंड पेज मोर इनकम टैक्स देन वर्कर इन मैक्सिको। भाई स्विट्जरलैंड वाला ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसकी इनकम पे क्या इफेक्ट आना चाहिए?
अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर इन स्विट्जरलैंड देन मैक्सिको। तो भाई ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है फिर? ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है आपने कि वर्कर इन स्विट्जरलैंड ज्यादा पैसे कमाता है एज कम्पेयर टू वर्कर इन मैक्सिको, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा और कम यहाँ करता पे है। लिख रहा है कि स्विट्जरलैंड में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैक्सिको। सप्लाई बढ़ेगी तो वो कम कमाएगा ना। हाँ तो वो इधर क्या लिखा हुआ है? यही सही है। हाँ तो बी आंसर है ना इसका, इसका आंसर बी है। क्या हुआ, नहीं चल रहा? तो इसका आंसर क्या है भाई? बी आंसर है इसका। The table contains details on birth rate, death rate, and net migration for several countries in a year. Australia, Brazil, Nigeria, US. ठीक है? What can be concluded from the table? Only one country, Nigeria, had a decreasing population. देखो पॉपुलेशन को अगर हम लोग देखें, कहता सिर्फ नाइजीरिया में ना पॉपुलेशन गिर रही है, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। भाई अगर वैसे हम लोग देखें, ऑस्ट्रेलिया में नेट माइग्रेशन आ रही है 850 की, 30,000। यार ये जो ऑप्शन है ना ये वाला 25 का, कि नाइजीरिया के अंदर डिक्रीजिंग पॉपुलेशन है, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन माइनस से पता नहीं चलती, तो उसमें भी तो कम नहीं है, वो बर्थ रेट और डेथ रेट से पता करो तो। ये डिक्रीजिंग से नहीं पता चलता, माइनस से पता नहीं चलता। जब तक आपको प्रीवियस ईयर के बारे में नहीं बताया होगा ना, तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पिछले साल नाइजीरिया में -50,000 हो, तो बढ़ रही है। इस साल -30,000 हो, मतलब 30 लाख हो। पिछले साल 5 लाख थी माइनस, इस साल -3 लाख है, तो पहले के मुकाबले बढ़ रही है ना। तो इस तरह के ऑप्शन को ना हम लोग तब तक नहीं बता सकते जब तक हमारे पास कंपैरिजन के लिए डेटा ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अपना दिमाग इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे। द कंट्री विद द लोवेस्ट बर्थ रेट हैड द लोवेस्ट डेथ रेट। लोवेस्ट बर्थ रेट किसका है? यूएस का। कहता है हैड द लोवेस्ट डेथ रेट, जबकि लोवेस्ट डेथ रेट किसका है? ब्राजील का। तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा। द कंट्री विद द लोवेस्ट डेथ रेट हैड द हाईएस्ट बर्थ रेट। यही होगा सर। कहता है कंट्री विद द लोवेस्ट डेथ रेट, कंट्री विद द लोवेस्ट डेथ रेट हैड द हाईएस्ट बर्थ रेट। क्या ऐसा हो रहा है? डी क्या कहता है? कंट्री विद द लोवेस्ट नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज यूएस। देखो नेचुरल रेट का मतलब क्या है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये यही है सर। नहीं, ऑप्शन नया बचने की बात नहीं है, लेकिन ऑप्शन को समझो। नेचुरल रेट का मतलब होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ये जो है ना, ये आर्टिफिशियल की कैटेगरी के अंदर आता है। जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बंदा जाता है, वो आर्टिफिशियल माइग्रेशन होती है, वो नेचुरल रेट नहीं है। आप अगर अभी उठ के यूएस चले जाओगे तो आप ब्लॉन्डी नहीं बन जाओगे, ठीक है, बाल गोल्डन हो गए, गोरे छुट्टे हो गए, ऐसे नहीं हो जाओगे आप देसी ही रहोगे। वो माइग्रेशन है। कहता है लोवेस्ट नेशनल रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो यूएस में था। माइनस करके देख लो भाई, यहाँ पे कितना आपके पास नेशनल रेट ऑफ इंक्रीज आ रहा है? 6। यहाँ पे कितना आ रहा है? 8। यहाँ पे कितना आ रहा है? 17, नहीं 27। यहाँ पे कितना आ रहा है? तो सबसे कम नेचुरल रेट किधर आ रहा है? आंसर क्या बन जाएगा? डी। विच कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ हाई इनकम कंट्री? बेटा याद रखना, हाई इनकम कंट्री में टर्शरी सेक्टर में लोग सबसे ज्यादा होते हैं, हाई इनकम कंट्री में जीडीपी पर कैपिटा सबसे हाईएस्ट होता है। तो देखो भाई, टर्शरी सेक्टर आपके पास हाई और हाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है या जीडीपी पर हेड जो है, जीडीपी पर हेड क्या होगा? हाई। एचडीआई क्या होगा? आंसर क्या बन जाएगा? व्हाट माइट इनकरेज इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन बिटवीन कंट्रीज? बेटा स्पेशलाइजेशन आप कब करते हैं? गवर्नमेंट विशेस टू स्टॉप द डंपिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इंपोर्टेड गुड एट अ वेरी लो प्राइस। कौन सा मेथड पढ़ाया था डंपिंग के लिए भाई? कौन सा मेथड पढ़ाया था उसके लिए? प्रोटेक्शनिज्म। तो बेटा प्रोटेक्शनिज्म के अंदर यहां पर जो लिखा हुआ है, प्रोटेक्शनिज्म के केसेस में से कौन सा है? डी वैल्यू द करेंसी। डी वैल्यू द करेंसी का मतलब क्या है? कि हम डी वैल्यू बेटा अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए नहीं करते। दूसरा तो ऑलरेडी सस्ता माल आपको दे रहा है। इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, लोग सेविंग शुरू कर देंगे, तो भाई रॉ मटेरियल है ना, वो तो हमें चाहिए। प्रोवाइड सब्सिडीज टू होम प्रोड्यूसर। भाई डंपिंग क्या होता है? बिलो कॉस्ट,
आप कितनी सब्सिडीज देंगे? फ्री में देंगे लोगों को सामान खरीदकर? द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर, द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर, सर एचडीआई, अब हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होता बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है एचडीआई। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। The price of the US dollar in terms of other currencies is set by the forces of demand and supply. Yes. To what does this statement refer? An alternative method of See. trade protection, determinant of exchange rate in a fixed, लेकिन आपको सही है, एक और तो रह गया, बैठो जरा, मैं आ रहा हूँ। determination of exchange rate in a fixed exchange rate system या फिर floating exchange rate system। बेटा फिक्स के अंदर डिमांड एंड सप्लाई के रूल को कंसिडर नहीं करते, तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल कहाँ पे आता है? भाई सर क्वेश्चन करो भाई। कहता है कि भाई एक्सचेंज रेट है, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट बन रहा है, तो कहता है कि बताओ किस तरीके से एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात कर। The diagram shows value of countries export and import of good over 5 years, between which 2 years the country have an increase in the value of import and an improvement in its balance of trade in goods। कहता है कि भाई कौन से 2 सालों में आपकी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बढ़ी है और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स जो है वो इंप्रूव हुआ है। तो देखो बेटा, इसको जरा इस तरह देखो, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ये व्हाइट वाला है और इंपोर्ट ये शेडेड रीजन है, सही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको गौर से, यहाँ पे भी सरप्लस है, यहाँ पर भी आपके पास सरप्लस है, यहाँ पर भी सरप्लस है, यहाँ पर भी सरप्लस है, यहाँ पर भी सरप्लस, सरप्लस आपका थ्रू आउट चल रहा है। कहता है कि आपकी इंपोर्ट्स की वैल्यू बढ़ रही है, सही है, और आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स जो है ना वो इंप्रूव हो रहा है। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? टू और थ्री हम्म, दोनों बढ़, तो पहले तो ट्रेड को भी इम्प्रूव करना है। हाँ, तो ठीक ही पड़, तो बताओ ये आपको। तो ऐसे क्या आंसर होना चाहिए भाई? मैं बी और सी कंसिडर करूंगा। कोर्ट स्टैंड है, कोर्ट भी पर असर थोड़ा आता है इसको, कोर्ट पढ़ रहा है सेकंड देखो मेरी बात सुनो, वो आपसे पूछ रहा है इम्प्रूवमेंट के हिसाब से, मतलब कि आपका सरप्लस जो है ना वो पिछले साल के मुकाबले में बड़ा होना चाहिए, पिछले साल के मुकाबले में सरप्लस ज्यादा होना चाहिए। फोर फाइव में फोर होगा सर, फोर फोर पढ़ रहा है, यहाँ पे देखो, इधर आओ, फोर होगा। सुन ले बेटा, बात को सुनो। यहाँ पे कितना है? 20। एक्सपोर्ट कितना आ रहा है? 20। इंपोर्ट कितना है? कितने का सरप्लस आ रहा है? दूसरे साल में एक्सपोर्ट कितना है? इंपोर्ट कितना है? तकरीबन 17 होगा, 16-17 होगा। तो बेटा सरप्लस कितना हो गया आपके पास? 3 में। उसने बोला कि सरप्लस आपका इंप्रूव होना चाहिए, सरप्लस इंप्रूव यहाँ पे नहीं हो रहा, तो 1 और 2 तो गलत आंसर हो गया, सही है। अब जरा 2 और 3 को देख लो, यहाँ पे हमने कितना निकाला था? 3 मिलियन, गलत है, सही है। और यहाँ पे कितना आ रहा है? तकरीबन 1 मिलियन। क्या सरप्लस इंप्रूव हो रहा है? नहीं हो रहा, उसको भी छोड़ दो। अच्छा, अब यहाँ पे कितना था हमारे पास? 1 मिलियन का अराउंड, यही है सर, 3 और 4 कितना हो गया भाई? यही है। 5 मिलियन का सरप्लस आ गया। डी को देखो, कोर्ट नहीं पढ़ रहा हूँ। डी को देखो, डी को भी देख लो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर भाई ये तो और सरप्लस आपका बढ़ गया है। कितना था ये? 5 मिलियन था, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है? 25 और तकरीबन कितना आ रहा है? लेकिन इंपोर्ट्स क्या हो रहे हैं आपके? कम हो रहा है, इसने शर्त क्या दी थी आपको? बड़े समझे? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 3 और 4। समझ गए बात को? क्लियर है? जा सकते हैं बेटा, अल्लाह हाफिज। तो देखा ये